हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2, जो कि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके लिए। और ये आपके लिए कोई भी आप जो एग्जाम एसएससी रेलवे या एनी अदर एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपके लिए लाभदायक होंगे। तो ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और कोई भी अगर सजेशन हो तो प्लीज़ आप दें, मैं ज़रूर उसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज है वो किसकी कमी के कारण होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या होता है कि हड्डियों का जो बोन्स का होलो होना, बोन का खोखला होना, खोखला होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि विटामिन डी जो है वो लाभदायक होता है हड्डियों के लिए, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट विटामिन है, विटामिन डी। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होगा? कैल्शियम से। तो बी इज द राइट आंसर। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का नाम साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मतलब कि कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। तभी विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन बी इसका दूसरा नाम है। और जो बोन को खोखला करती है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जो बोन की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द बोन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो बोन की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और जो विटामिन वर्ड है, विटामिन वर्ड हमें किसने बताया था? फंक ने। ठीक है, और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल में के ई डी ए आते हैं, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं। ठीक है, और जो आयरन है, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है? आयरन की कमी से। और प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, एक एक क्वाशरकर और एक मरासमस। मतलब कि क्वाशरकर, और क्वाशरकर में क्या होता है? ये बच्चों में होता है, और इसमें क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर को निकल आता है। मरासमस में क्या होता है? जो मसल्स हैं जो वो लूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन बनने के लिए कौन कौन से कंपाउंड जरूरी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि प्रोटीन जो है वो किससे बनता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से जो है वो प्रोटीन बनता है। और हम लोगों के लिए कितने अमीनो एसिड होते हैं? हम लोगों की बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल। मतलब कि 10 जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और 10 हम लोगों को खाने से लेने होते हैं। और विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से हो जाएगा दो रोग, एक रिकेट्स और एक ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और अगर आयोडीन की बात करें, आयरन का हो गया, प्रोटीन, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन की अगर कमी है तो उससे हो जाता है घेंगा रोग। अब घेंगा रोग क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड होती है हम लोगों की गले में, थायराइड थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए, या थायराइड ग्लैंड
कोई प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की अगर कमी होगी तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। प्रॉपर वर्क और इसका काम क्या है, थायरोक्सिन एंजाइम को सीक्रेट करना। अगर ये नहीं सीक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, गेंगा यानी कि ग्वाइटर। गेंगा को क्या कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डैश गिव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा टू जयसिंह ऑफ मालवा। मालवा के जयसिंह राजा को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो इसकी उपाधि दी जादर शाह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जिसने कि जादर शाह ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट यानी कि क्रांति हुई थी, तो दिल्ली से कौन लड़ा था? दिल्ली से ये बहादुर शाह जफर तब वहां का सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following article of the Indian Constitution deals with the abolition of the title? मतलब कि निम्न में से जो कौन सा आर्टिकल है जो टाइटल है जो लेख उपाधियों के उन्मूलन से जुड़ा है, मतलब कि जो टाइटल को नहीं लगाने देता, ये है एबोलिशन ऑफ द टाइटल। तो ये है आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल। ठीक है, और जो आर्टिकल 25 है, जो आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए। आर्टिकल 25 के तहत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। और आर्टिकल 20 में कुछ 20 में 3 चीजें हैं, जैसे कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, नो डबल जियोपार्डी, और जो है कि आप खुद की गवाही नहीं दे सकते, और आपको कोई भी पुराना लॉ के तहत अगर जिस टाइम पे आप क्राइम किया है उस टाइम के हिसाब से जो भी है लॉ, उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी, और नहीं तो पुराने वाले लॉ से नहीं मिल सकती। तो ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। और आर्टिकल 23 में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, कि जो सेल परचेज होने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following path of the religion were the Narayan and Alvaraz criticized of? मतलब कि नयनार और अलवार के आलोचकों निम्नलिखित में किस पथ के क्रिटिक्स थे, मतलब किस पथ या धर्म के थे? तो इसमें जो नयनार हैं, नयनार वो सैविज्म वाले थे, सैविज्म, और ये विष्णु भगवान को मानने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द शैववाद एंड वैष्णववाद। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। और जो है नेक्स्ट देखते हैं, वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट आर स्कार्ड। मतलब कि ये है कि जिन क्षेत्रों में जानवरों और उनके आवास में किसी भी परेशानी से बचाया जाता है उन्हें कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हम लोग जो संरक्षण करते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी एरिया में जहाँ पे वो है वहीं पे कर देते हैं, मतलब कि उसी सेम जगह पे। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि अगर इन सीटू में देखा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग बना देते हैं, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। और एक्स सीटू मतलब कि कहीं अलग जगह पे, जैसे कि हम लोग जू बना देते हैं, जू के बाद एक्वेरियम होते हैं, एक्वेरियम। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल पर्यावरण में रखते हैं।
और जैसे कि सीड बैंक है, और जैसे कि जीन बैंक, और जैसे कि जीन बैंक सीड में बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल निकल गार्डन है। ये सारे क्या हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन की टेक्निकें हैं। तो इन सीटू में वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सारे आते हैं, और एक्स सीटू में ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डैश डैश refers to the body of the dance and dance drama developed in the Sattars and the monasteries of Assam since the 16th century, when the Vaishnava faith propagated by the saint and reformer dash dash year shaped in the land। मतलब कि ये पूछ रहा है कि 16वीं शताब्दी के बाद असम के सत्र विकसित नृत्य व नाटक, मतलब कि असम का नृत्य नाटक और किसने इसे प्रोपाउंड किया। तो जो असम है, असम में क्लासिकल डांस कौन सा है, सतारिया। ठीक है, सतारिया, सतारिया डांस है असम में, और इसके प्रोपाउंडर कौन है, शंकर देव। तो ए इज द राइट आंसर, यही पूछ रहा है। तो पहली जगह पे ये आ जाएगा और दूसरी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक, पहली पे ये, दूसरी पे ये। और जो है अपने, एक असम में एक और डांस है, वो लोक नृत्य है, जो कि क्या है, बिहू। बिहू क्या है, असम का लोक नृत्य है। और बाकी जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कथक है। नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में है उड़ीसी। ठीक, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और उसके बाद कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और उसके बाद केरल में कौन सा क्लासिकल डांस है, केरल में दो हैं, एक मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम, और एक है एक है मोहिनी अट्टम, और एक है कथकली, कथकली। ठीक है, तो असम में सतारिया है, ये क्लासिकल डांस सारे हो गए। और एक जो कथक है नॉर्थ इंडिया में, उड़ीसा में उड़ीसी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और केरल में दो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्लासिकल डांस, बोला क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। He dash was the established in 1982 and it plays the important role in the export and the import of India। मतलब कि आयात निर्यात के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। तो इसका आंसर होगा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ठीक है, अब और उसके बाद अगर देखा जाए नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई, और किस कमेटी के थ्रू, शिवरमन, शिवरमन कमेटी। ठीक, और इसे क्रेफी कार्ड कमेटी भी कहते हैं, क्रेफी, क्रेफी कार्ड कमेटी के थ्रू, या शिवरमन कमेटी या क्रेफी कार्ड। और नबार्ड का काम क्या है, नबार्ड का काम है आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को देखना, या लोन प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, और जो है, ठीक है, ये हो गया। अब सेबी जो है, सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और सेबी को स्टेटस कब मिला था, 1992 में। और सेबी जो है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और नेशनल, और ये सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या है, सेकेंडरी मार्केट को देखना,
सेकेंडरी मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, ठीक, शेयर मार्केट रेगुलेटर है, शेयर मार्केट रेगुलेटर है। और उसके बाद नाबार्ड है, जो नाबार्ड की बताई दिया, और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, ठीक। और हेडक्वार्टर कब है, कहाँ है? मुंबई में। इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली में, फिर मुंबई में गया। और जो आरबीआई है, आरबीआई हिल्टन एंड यंग कमीशन, जो कि 1926 में बैठा था, 27 में, 1926-27 में हिल्टन यंग कमीशन, जो कि उसके थ्रू बना था आरबीआई, 1 अप्रैल 1935 को। और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। और आरबीआई जो है लोगों की क्या है? अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक, या इसे कहते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, या इसे कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि जब कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो आरबीआई देती है। तो आरबीआई हो गई, नाबार्ड के बारे में देख लिया, सेबी के बारे में देख लिया, एग्जाम के बारे में। तो आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स ऑफ द साउंड कैन नॉट ट्रेवल, मतलब कि इनमें से किस मीडियम में जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा? तो इसमें से जो है वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो साउंड वेव होती हैं, साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ? इनके लिए, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब मीडियम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। और अगर पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैं, जो कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी वजह से एयर, वुड और मेटल में तो ट्रेवल करेंगी, लेकिन ट्रेवल कहाँ नहीं करेंगी? कैन नॉट पूछा है ना, तो वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करेंगी साउंड वेव। क्योंकि अगर मान लो जहाँ पे वातावरण नहीं है, मतलब कि एयर नहीं है, तो वहाँ पे कितना भी आप चिल्लाएंगे आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। और जो साउंड वेव की इंटेंसिटी है वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। और ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द डैश कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, निम्न में से कौन है जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है? सबसे पहले तो मनी बिल के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो मनी बिल है, मनी बिल में होता क्या है? टैक्स होता है, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी लोन है उनके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी रुपए निकालने हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 266 में है। और उसके बाद कोई भी टैक्स है, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट है, और इन्हीं में, और या सैलरीज हैं, इनके लिए क्या आता है? मनी बिल। और मनी बिल हमेशा किस में आएगा? लोकसभा में, ऑलवेज, ठीक है। और इसमें राज्यसभा की पावर नहीं होती है। राज्यसभा अगर यहाँ से पास हो गया बिल और राज्यसभा में गया, तो अगर राज्यसभा ने कोई भी सजेशन दिया या अमेंडमेंट किया, सजेस्ट या अमेंड किया, तो वो जरूरी नहीं, कोई मतलब जरूरी नहीं कि लोकसभा माने या न माने, तो 14 दिन तक पास होना चाहिए इस बिल को लोकसभा को, नहीं तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। अगर लोक राज्यसभा ने 14 दिन तक जवाब नहीं दिया तो बिल ऑटोमेटिक पास भी हो जाएगा, और जो भी सजेशन देगी वो लोकसभा माने या माने उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। और लोकसभा में जो बिल आता है मनी बिल, तो वो मनी बिल तब कहलाएगा जब वहाँ उस पर किसके सिग्नेचर होंगे। मनी बिल कब कहलाएगा? जब उस पर स्पीकर के साइन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा की साइन होंगे, तब वह मनी बिल कहलाएगा,
ठीक। और मनी बिल का आर्टिकल क्या है, 110 आर्टिकल नंबर में है। ठीक है, तो ये मनी बिल का हो गया। और जो मनी बिल आने से पहले किसकी, प्रेसिडेंट के परमिशन की आवश्यकता होती है, मतलब प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से पूछ के तब आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली राज्यसभा, मतलब ओनली लोकसभा। तो सी इज द राइट आंसर। बोथ राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल जो बिल हैं वो आ सकते हैं किसी भी सदन में। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो निम्न में से कौन सा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि ईवीएम है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसने वो बनाई थी पहले, तो उसका नाम है एम बी हनीफा हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई थी जिससे हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट विच आर। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसके कंपोनेंट होते हैं दो, मतलब कि आइडर आंसर, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक में जो लिविंग लिविंग होती हैं चीजें, और एबायोटिक में नॉन लिविंग, एबायोटिक में नॉन लिविंग होती हैं चीजें। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक ये है। अब बायोटिक में जैसे लिविंग वाली चीजें बायोटिक में आएंगी और नॉन लिविंग वाली एबायोटिक में आएंगी। तो लिविंग में कौन आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ जाएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। ठीक है, और फिर कंज्यूमर में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी हैं, और एबायोटिक में आ जाएंगी जैसे कि सनलाइट, वाटर, ठीक है, एयर, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, मिनरल्स जो भी है, मतलब कि वो जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक में आ जाएंगे। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, और जो बायोटिक एंड एबायोटिक। और जो 10% एनर्जी लो है वो किसने दिया, इकोसिस्टम में एक 10% एनर्जी लो है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से उसे क्या खाएगा, कंज्यूमर, कंज्यूमर जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसके बाद डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देगा। तो उस सीरीज में जैसे कि यहाँ 100% एनर्जी है, तो दूसरे में कहाँ पे, दूसरे में कितनी जाएगी, इसका 10%, मतलब कि 10, फिर उसके नेक्स्ट में इसका 10% यानी कि 1। तो ये लॉ किसने दिया था, लिंडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है। मतलब कि राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड है, मतलब राइट टू प्राइवेसी किस में है, तो राइट टू प्राइवेसी है जो आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल जो है वो 21 है। और आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट है अपना। फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिए थे, यूएसए से। और फंडामेंटल राइट जो है कहाँ कितने हैं उसमें, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 हैं। और जो फंडामेंटल राइट हैं जो वो जस्टिसेबल हैं, जस्टिसिएबल हैं। और उसके बाद अगर कोई वॉयलेट करता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट बोथ। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जो है वो रिट डाल सकते हैं, और हाई कोर्ट में 226 के अकॉर्डिंग। और राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 14 में है। ठीक है,
आर्टिकल 14 से 18 तक है। और राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 से 18 में है। राइट टू फ्रीडम 90 से 22 तक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23-24 है। ये सारे हम लोगों को क्या है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंट्री इज सेड टू बी इन ए डेब्ट ट्रैप। मतलब कि एक जो देश है वो कर्ज के जाल में फंसा है, यदि, तो वो क्यों फंसा है? इसमें ऑप्शन में इट हैज द अवॉइड बाय द कंडीशन कंडीशनेबिलिटी इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नहीं, इट हैज द बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब कि बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि डेट ट्रैप में अगर कोई कंट्री है तो वो कैसे होगा, क्योंकि अगर उसके पास कोई भी लोन है और उसे चुकाने के लिए वो दोबारा से कहीं से लोन ले रहा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के लिए कहीं से और लोन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्थायी सेना की नींव रखी थी? स्थायी सेना किसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी? तो वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जिसे क्या कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं। और अलाउद्दीन ने जो है क्या क्या करवाया था? अलाउद्दीन ने चेहरा चेहरा अलाउद्दीन ने जो चेहरा प्रथा, ठीक, दाग प्रथा, जो कि किसके लिए? घोड़ों के लिए। और जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक उसका गुलाम था आज़ाद दिनारी, जिसे क्या मलिक गफूर भी कहते थे, मलिक गफूर, गफूर। ठीक है, तो ये क्या था? ये इसका गुलाम था। और ये 17 और ये इसका गुलाम था। और जो ये साउथ इंडिया में जो है वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा ले आया था। कोहिनूर हीरा और इसे दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण, ठीक है, आक्रमण हुए। और इसने बलबन की बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो की। और इसका जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या है, इसने साने मंडी की पोस्ट बनाई थी मार्केट रेगुलेट करने के लिए। शान ए मंडी की पोस्ट, शान ए मंडी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि ममलूक वंश की स्थापना की, ममलूक वंश या गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और ये कब? 1206 में। और इसने कैपिटल कहाँ बनाई थी? कैपिटल जो है, कैपिटल बनाई थी लाहौर में। लाहौर को कैपिटल बनाया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श कहते हैं, लाख बख्श, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1210 में जो है वो चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1210 में। और 1206 से 1210, इसके बाद इल्तुतमिश जो कि इसका दामाद था वो शासन पे आया 1210 से 1236 के बीच में, ठीक है, इल्तुतमिश। और जो बलबन है, बलबन खुद को क्या कहता था? जिन्हेलाई, जिन्हेलाई,
इलाही मतलब कि शैडो ऑफ गॉड। और नियामत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, खुदाई। और इसने बलबन ने क्या कराया था, चालीसा ग्रुप को, जो चालीसा ग्रुप था उसे क्या किया, खत्म करवाया था। और क्या किया था बलबन ने, 1200, इसका शासनकाल है 1266 से 1288। ठीक, 1286 से 1288 के बीच में इसका शासनकाल है। और जो बलबन है, बलबन ने 1286 से 1288 नियामत खुदाई, चालीसा, और इसने सिजदा और पैबोस की रीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, यूरिया को आइडेंटिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यूरिया, सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CuNH2, ठीक है। और यूरिया कहाँ बनता है अपनी बॉडी में, लिवर में, ठीक है। लिवर में कौन सी साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। और यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। और यूरिया जो है, यूरिया लैब में बनने वाला पहला कंपाउंड, पहला कंपाउंड है, ठीक। तो इसके लिए टेस्ट कौन सा है, लुकास टेस्ट, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन, निम्न में से कौन सा जो है वो ट्रू एम्फीबियन नहीं है। तो टोर्टोइज, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, या नन ऑफ द एबव, मोर देन वन एबव। ट्रू एम्फीबियन नहीं है, तो ट्रू एम्फीबियन नहीं है तो वो है टोर्टोइज, यानी कि कछुआ। क्योंकि टोर्टोइज जो है वो रेप्टीलिया कैटेगरी में है, रेप्टीलिया कैटेगरी में जो है। और क्यों है, क्योंकि इसमें जो है क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि बैकबोन। और इसमें ये जो सांस लेता है वो लंग्स से लेता है, इस वजह से इसे ट्रू एम्फीबियन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। जैसे कि फ्रॉग है तो वो गिल से सांस लेता है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, गिल से सांस लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल विच डज नॉट हैव द ब्लड इन रेस्पाइव, मतलब कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें ब्लड नहीं होता फिर भी वह श्वसन करता है। तो इसका आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा जो है जिसमें ब्लड नहीं होता फिर भी वह क्या करता है, श्वसन करता है। और जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म अगर देखा जाए एनिलिड कैटेगरी में है। और ये अर्थवॉर्म जो जिसे क्या कहते हैं, फार्मर फ्रेंड कहते हैं, फार्मर फ्रेंड, ठीक। क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, फर्टि फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये, तो सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रामगिरी गोल्ड माइन कहाँ पे है, रामगिरी गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक कोलार गोल्ड फील्ड भी है,
पोलर कोल्ड फील्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोलर गोल्ड फील्ड भी है। पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही कर्नाटक में भी कई मान है, कोलार है, हट्टी है, ये भी गोल्ड माइन है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में जैसे कि कोलार, रामगिरी, ये सारी माइंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड। तो कर्ड में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। और जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क में भी ऐसे एज वेल एज प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड नींबू में, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में, और टार्टरिक एसिड इमली में। ऐसे ये कई सारे हैं, जैसे कि ग्रेप, एप्पल में जैसे कि मैलिक एसिड एप्पल में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पूरा, ये हम लोगों के हो गए पूरे क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अगर अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे हों, और चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, धन्यवाद।